हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी बाय अनुज। आज हम बायोकेमिस्ट्रिकल यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड एनर्जेटिक्स डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स के नोट्स हम अपने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देते हैं। और तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से रेफर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन क्या है, उसकी साइलेंट फीचर क्या है, और ग्लाइकोलिसिस साइकिल डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि कितने एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है। देन हम डिस्कस करेंगे कि जो एनारोबिक कंडीशन होती है उसके अंदर जो पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। और हम डिस्कस करेंगे कि इरिवर्सिबल कुछ स्टेप्स होती है ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, वो इरिवर्सिबल होती है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, यह पूरे यूट्यूब पे आपको इतना नहीं मिलेगा रिवर्सिबल मतलब ग्लाइकोलिसिस का डिस्कशन इतने अच्छे से। तो और ये डिफरेंस आता है क्योंकि यह हमारा मन है पढ़ाने का, मेरा हॉबी है पढ़ाने का, बाकियों की तरह नहीं कि पैसे कमाने इसके लिए। ठीक है, तो फालतू बकवास नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस, सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि वर्ड समझ आएगा तब हमें अपने आप ही पूरा यह समझ आ जाता है। तो ग्लाइको मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, और लिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब ग्लाइकोलिसिस साइकिल में बेसिकली होता है क्या, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसका कुछ एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मतलब ग्लाइकोलिसिस मतलब हो गया ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, आपको इतना समझ आ गया। और जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है ये यूनिवर्सल होता है, सभी सेलों में ग्लाइकोलिसिस साइकिल वैसे होता है। माइक्रोब्स ले लो, कुछ भी ले लो, सब में सेम, ठीक है। वो जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है इसको हम ईएम पाथवे भी कहते हैं, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट या लैक्टेट में और कुछ एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो साइलेंट फीचर क्या है ये जान लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर भी कहाँ होता है, सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस की बात करें, अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है, मतलब एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, तो वो लेक्टेट फॉर्म करेगा, मतलब एंड प्रोडक्ट लेक्टेट होगा। और अगर एरोबिक कंडीशन में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होगा, ठीक है, पायरुवेट होगा। और जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये बहुत अच्छे से सुनना, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो मेजर पाथवे होता है एटीपी का प्रोडक्शन में उन सेलों में जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नी प्रेजेंस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किन किन में प्रेजेंट नहीं होती है, आरबीसी में, कॉर्निया, लेंस, इन तीनों जगह। और भी बहुत सेल है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस नहीं होती है, तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस ही मेजर पाथवे रहता है जिससे एटीपी का प्रोडक्शन हो। और ग्लाइकोलिसिस वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारे ब्रेन को सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये आपको भी समझ नहीं आएगा, बाद में समझाता हूँ। और जो रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं चलता हूँ साइकिल पे। मैंने ये आप ही सबके लिए बनाया नोट्स के लिए, बस कि आपको जो पेपर में दिक्कत ना आए, आप डायरेक्ट यहाँ से रेफर कर ले, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है, मैंने भी पढ़ाई करा है, काफ़ी दिक्कत आती थी। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाना या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बेसिकली धीरे धीरे चला रहा हूँ, क्या जैसे आपको अच्छा लगे स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ। तो यहाँ पे जो बी फार्मेसी वाले हैं, अगर उनकी बात करूँ तो इनके लिए स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं स्ट्रक्चर बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब मैं पहले इसे शॉर्टकट में समझाता हूँ, फिर स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस, ये दोनों एंजाइम में से किसी एक एंजाइम से कन्वर्ट हो जाता है बाय द लॉस ऑफ 1 एटीपी। मतलब बाय द यूज कर लो या लॉस बोल दो, ठीक है, यूज ऑफ 1 एटीपी। तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय एंजाइम फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। मतलब यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रहा है, देख सकते हो, ग्लूकोज था फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या हुआ, आइसोमर है, मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज का आइसोमर है, इसके लिए यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम लगा है, ठीक है। ये
मतलब टर्म और टर्मिनोलॉजी के समझते जाओ, अपने आप ही तुमको ये मतलब याद हो जाएंगे। ये तो एंजाइम बच्चों का खेल है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को अच्छे समझो। जो अब क्या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, ठीक है, बाय एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। और यहाँ पे भी एक एटीपी का यूज होगा। और ये सारी अब जो रिएक्शन देख रहे हो इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। देन जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है वो डिवाइड होगा दो कंपाउंड में, मतलब इसका फ्रुक्टोज का ब्रेकडाउन होगा और 3 कार्बन वाले दो कंपाउंड बनेंगे। फर्स्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सेकेंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये जो दोनों है दोनों इनकन्वर्टिबल है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों में चलती है, जो कि फोस्फोट्राइओस आइसोमरेस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो होता क्या बेसिकली, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितने हो गए, दो कंपाउंड हो गए हैं या दो मोलिक्यूल हो गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 2 हो रहे हैं। अब जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में बाय द एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस बाय द कन्वर्जन ऑफ NAD प्लस का कन्वर्ट होना NADH में। तो NADH प्लस H प्लस से क्या होगा, हमको 2.5 ATP का ATP मिलेगी एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्ट होने में इतने में। लेकिन यहाँ पे 2 कंपाउंड है जिसे मैंने बताया, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा जिससे हमारे को यहाँ पे टोटल 5 ATP का प्रोडक्शन होगा। मैं बता दूं यहाँ पे कुछ बुक में यहाँ पे 3 ATP भी बताया गया है, लेकिन जो प्रेजेंट है जो साइंटिस्टों ने रिसर्च में बताया वो अभी आज की डेट में 2.5 ही ले रहे हैं। इसके लिए मैंने 2.5 ही लिखा है, आपके कॉलेज में भी शायद 2.5 ही लेंगे जहां तक उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 ATP का यूज हुआ और यहाँ पे 2 ATP का लॉस हुआ। ये याद रखना, एनर्जेटिक्स में काम आएगा जब लास्ट में बताऊंगा कि टोटल कितना एटीपी प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, बताऊंगा अभी, चलो। तो और 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। और यहाँ पे भी हमें 2 ATP मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 मोलिक्यूल फॉर्म हुए थे, 2 मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल के कन्वर्ट होने में 1 ATP मिल रहा है, तो 2 के कन्वर्जन से 2 ATP मिलेगा। यहाँ देख रहे हो 1 ATP मिल रही है, 1 ATP फॉर्म हुआ ADP से ATP, ठीक है, ये देखते जाना। और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन थी। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, मतलब इन एंजाइम से कन्वर्ट होगा। और मैं एक चीज बताने यहाँ पे भूल गया, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसके लिए इनहिबिटर की तरह काम करते हैं आयोडोएसीटेट एंड आर्सेनेट, ठीक है। ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो इनहिबिटर की तरह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए काम करेंगे, जिससे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म नहीं होगा। ये याद कर लेना, ये बी फार्मेसी में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और जीपेट में भी पूछा जाता है। तो 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ये भी बात कर लिया हमने 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है क्या है, फोस्फिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एंजाइम इनोलेस, और वाटर का रिमूवल होगा। और यहाँ पे जो इनहिबिटर की तरह काम करता है वो है फ्लोराइड, ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, फोस्फोफिनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में बाय एंजाइम पायरुवेट काइनेस। ये भी ये देखना रिवर्सिबल था ऊपर वाला, बट ये वाला इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल याद रखना, मैं तुमको समझाऊंगा कि ये क्यों ऐसा, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमको 2 ATP का प्रोडक्शन होगा, जैसे कि एक मोलिक्यूल से 1 ATP मिल रहा है तो 2 मोलिक्यूल से 2 ATP मिलेगा, ठीक है। और जो पायरुवेट फॉर्म होगा वो स्पॉन्टेनियसली पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यहाँ पे इनोल फॉर्म में था, यहाँ पे कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था एरोबिक, मतलब यहाँ तक एरोबिक में कन्वर्जन होगा। अगर एनारोबिक कंडीशन है तो वो लैक्टेट फॉर्म कर देगा बाय एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पे होगा क्या, NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, जिससे हमारा 5 ATP का लॉस होगा, क्योंकि एक के कन्वर्ट होने से 2.5 ATP का लॉस होगा, बट यहाँ पे 2 मोलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे तो टोटल 5 ATP का लॉस होगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में कि शुरू में हमने यहाँ देखा था कि 1 ATP का यहाँ लॉस हुआ, 1 ATP का यहाँ लॉस हुआ, यहाँ पे 5 ATP का गेन हुआ, यहाँ पे 2 ATP का गेन हुआ, और यहाँ पे हमें 2 ATP का गेन हुआ। तो टोटल मैंने लिख दिया, टोटल क्या होगा, प्लस माइनस करने पे 7 ATP का प्रोडक्शन होगा, मतलब पूरी ग्लाइकोलिसिस साइकिल से, एक साइकिल से हमें 7 ATP मिली, ठीक है।
और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, लास्ट में बस ये जो है यहाँ पे 5 एटीपी का लॉस होगा, ये जैसे आप देख रहे हो, तो 5 यहाँ पे 2 एटीपी का प्रोडक्शन होगा लॉस होने की वजह से, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे कोई बुक में 3 भी लिया है तो अगर मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट जो मैंने 5 लिया, यहाँ पे 3 एटीपी भी कुछ बुक्स ने यूज करा है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे 6 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, जिससे टोटल 8 एटीपी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, 8 एटीपी प्रोडक्शन होगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इससे भी बनते कि टोटल कितने एटीपी का इन्वॉल्वमेंट था ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, तो सबको ऐड कर लो, जैसे कि 5 to 7 to 9 और ये 10 11, अगर यहाँ पे 6 है, 6 लेके चल रहे तो 12 एटीपी का इन्वॉल्वमेंट था। ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये क्या नेट एटीपी गेन है, नेट मतलब ओवरऑल रिएक्शन से कितना फायदा हो और टोटल इन्वॉल्वमेंट कितना हो, तो ये सबका सम कर देना, ठीक है, ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब मैं आपको मैं स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, स्ट्रक्चर से जल्दी जल्दी समझ आएगा। स्ट्रक्चर भी मतलब बी फार्मेसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते भी हैं। और जो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है देख लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसी के लिए ओ है, और यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब इससे क्या समझ आया कि जो 6 नंबर का कार्बन था वहां पे फॉस्फेट एडिशन हुआ है, इसी के लिए 6 आया, तो 6 फॉस्फेट। तो आप ये देखो स्ट्रक्चर में 6th कार्बन है जहाँ पे फॉस्फेट एड हुआ है, ठीक है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो मतलब क्या हुआ, उसका आइसोमर है, बस यहाँ पे जो यहाँ पे एल्डिहाइड, ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन रहता है वो एल्डिहाइड, सॉरी हाँ एल्डिहाइड का रहता है, और फ्रुक्टोज में क्या रहता है, यहाँ पे सेकंड कार्बन कीटोन का रहता है, तो बस वो कीटोन से ज्वाइन हो रहा है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज से फ्रुक्टोज से, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, मतलब यहाँ पे क्या, पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो फर्स्ट कार्बन है वहां पे भी एक फॉस्फेट का एडिशन हुआ है, अब देखो स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, 6 बाइफॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 3,3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में, जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जैसे देख सकते हो ये कीटोन ग्रुप बेसिकली एसीटोन यूज करा गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रेफर कर लो, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसको भी देख लो। यहाँ पे एल्डिहाइड इसलिए यूज करा क्योंकि फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड का है, ठीक है, तो ये बन गया। अब क्या होगा, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, मतलब क्या, जो फर्स्ट कार्बन था वहां पे भी एक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, देन क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरेट मतलब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो याद करने की वो बताना भूल गया था, ये एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, मतलब सबस्ट्रेट में से एक फॉस्फोरस का लॉस होना जिससे एक एटीपी का प्रोडक्शन हो, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरेशन। मतलब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्ट होना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये एक प्रकार का सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता है, ये याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे फर्स्ट पे जो कार्बन था उसका लॉस हुआ, जिससे एटीपी बना, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब जो थर्ड नंबर पे जो कार्बन ज्वाइन था वो अब सेकंड पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पे बस सेकंड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये थर्ड कार्बन पे देख लेना, फोस्फोइनोल पायरुवेट है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। और यहाँ पे एक चीज बताना और भूल गई, जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, नहीं 2 फॉस्फोग्लिसरेट नहीं, हाँ यहाँ पे जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है और जो पायरुवेट में कन्वर्जन हो रहा है, ये भी एक प्रकार का सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कार्बन पे फॉस्फोरस था वो उसका रिमूवल हुआ, जिससे एक एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। तो एक बार और बता देता हूँ कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, मतलब सबस्ट्रेट के पास जो फॉस्फोरस था उसका लॉस होना, जिससे एटीपी का प्रोडक्शन हो, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ठीक है, आपको क्लियर होगा। अब ये तो पूरा हो गया, स्ट्रक्चर देख लेना। देन मैं आपको और क्या बता रहा था कि मैं बता रहा था कि सिग्निफिकेंस क्या है पायरुवेट का लेक्टेट का कन्वर्जन है, मतलब जो ये पायरुवेट है जिससे वो लेक्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो इससे क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या फायदा हो रहे हैं। सबसे पहला फायदा कि हमें हमारी जो
मतलब सबसे पहले क्या ये बताता हूँ, NADH से कन्वर्जन हुआ NAD+, ठीक है। तो NAD+ जो कन्वर्ट हुआ, जो NAD को हम वापस से ग्लाइकोलिसिस साइकिल में हम यूज कर लेंगे, ग्लाइकोलिटिक साइकिल में, जो कि यहाँ पे यूज हो जाएगा, जिससे ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल है ये रुकेगी नहीं, ये चलते रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला फायदा ये कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल रुकी नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें NAD+ मिल गया वापस। सेकेंड क्या हुआ, एनारोबिक कंडीशन में रुकी नहीं पहले तो साइकिल, सेकेंड हमें ATP भी मिली, 2 ATP का प्रोडक्शन भी हुआ। और एक और थर्ड यूज ये है कि जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उस सेल में भी ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस लैक्टेट तक चलता है, क्योंकि एरारोबिक तो कंडीशन है नहीं, तो लैक्टेट तक फॉर्म होता है, जिसे मेजर ATP प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस साइकिल से होता है। और मैं आपको बताने वाला था एक और चीज, जो ये हेक्सोकाइनेस है, यहाँ पे ये याद करना, ये जीपेट के लिए बता रहा हूँ अच्छे से, या कोई स्कूल में ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं, कोई नहीं बताता, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा तुमको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये हेक्सोकाइनेस है ये लो KM वैल्यू पे काम करता है। तो लो KM वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। लो KM वैल्यू जब होगी जब सबस्ट्रेट का अमाउंट कम होगा, मतलब अगर ग्लूकोज का अमाउंट अपने ब्लड में कम है जब हेक्सोकाइनेस वर्क करेगा, क्योंकि लो KM है। अगर ग्लूकोज बढ़ा, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा तो KM की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, ग्लूकोकाइनेस वर्क करेगा। और ये जानते हैं कि ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा कब हमारे ब्लड में, जब हम खाना खाएंगे तो ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, तो मतलब खाना खाने के बाद ग्लूकोकाइनेस एंजाइम वर्क करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और जो हेक्सोकाइनेस, ये भी फार्मेसी में बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है इस पे, जो हेक्सोकाइनेस है इसके लिए इनहिबिटर की तरह कौन काम करता है, तो इसके लिए इसका प्रोडक्ट ही इनहिबिटर की तरह काम करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा बना तो हेक्सोकाइनेस का इनहिबिशन हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। तो ये याद कर लेना, अगर क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज 6 मतलब हेक्सोकाइनेस का इनहिबिटर कौन है, तो बता देना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब मैं और बताने वाला था कि ये कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये इरिवर्सिबल, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये है कि अगर हमारे सेल के अंदर कुछ जरूरत आई जिससे हमको वापस से ग्लूकोज चाहिए, ATP का प्रोडक्शन नहीं चाहिए, अभी हमको ग्लूकोज चाहिए, तो जिससे क्या होगा, ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ से हमारे सेल में दूसरे पाथवेज होते हैं जिससे वो लिंक होके वापस से ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोजिनेसिस। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन के पास क्या होता है, जहाँ पे भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है यहाँ पे कुछ एक अल्टरनेट पाथवे रहता है जिससे वापस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ग्लूकोज के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ग्लूकोजिनेसिस, ठीक है। तो अगर हाँ, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि ATP, यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब क्या ATP में फॉस्फोरस का ऐड होना, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन चेन रिएक्शन में भी जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन ही होता है। तो बेसिकली जहां पे भी हमारी एनर्जी बनती है वो किससे बनती है, ऑक्सीडेशन से, याद कर लेना, ये जीपेट पे बनता ही है, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मेहनत लगता है हमको वीडियो बनाने में, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।